अगर हम थेरेपी की बात करें तो हम ज़्यादातर बात करते हैं एंजाइटी की, डिप्रेशन की, इंसोम्निया की। इंसोम्निया इज़ के नींद नहीं आना, तो क्या ये उसमें भी हेल्प करता है? क्योंकि आपने जब ओवर थिंकिंग की बात की तो हम उसको कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। क्या उसका इफेक्ट हमारी नींद पे भी पड़ता है? अगर पड़ता है तो क्या उसे भी ठीक किया जा सकता है? तो इंसोम्निया वाले जो केसेस होते हैं, यहाँ पे ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस उनको रात को नींद नहीं आती है, ढंग से नींद नहीं आती है, बार बार नींद टूटती है, जो भी रीज़न हो सकता है, जो भी फैक्टर हो सकता है इंसोम्निया का, उन सभी में हम हिप्नोसिस को यूज़ करके उनकी मदद कर सकते हैं। आप सर देखेंगे ना, काफ़ी सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, जो हिप्नोसिस को यूज़ करते आए हैं अपने करियर। और सर, क्या विजुअलाइजेशन हिप्नोसिस का पार्ट है? बिल्कुल है सर। तो क्या स्पिरिट्स महसूस होती हैं या ये सच में सिर्फ हेलुसिनेशन? क्या हेलुसिनेशन को हिप्नोसिस के थ्रू भी किया जा सकता है? सैडली सर नहीं, नहीं किया जा सकता। हिप्नोसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की शाम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम शुरू करेंगे कड़क चाय के साथ, और हमारे साथ कड़क चाय पे हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर तरुण मलिक। ये हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। ये बहुत लोगों को सिखाते भी हैं और ट्रीट भी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर तरुण मलिक से। हेलो सर। हेलो जी, थैंक यू। तो तरुण जी, आपसे मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कि आप पीएचडी हैं साइकोलॉजी में, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि साइकोलॉजी ही क्यों? ओके। इसके दो तीन रीजंस हैं। सबसे मेन रीजन है कि काइंड ऑफ आप कह सकते हैं फैमिली बिजनेस, राइट? क्योंकि मेरे फादर भी साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी मेंटल हेल्थ की लाइन में ही थे, उनका मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन था। और एक रीज़न वो है। दूसरा रीज़न ये है कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम लोगों की विदाउट एनी मेडिकल असिस्टेंस हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकली ट्रीटमेंट ईजिली अवेलेबल है, लेकिन साइकोलॉजिकल बेसिस पे देखा जाए तो हमें लोगों को समझने में डिफिकल्टी होती है। तो इससे कहीं ना कहीं हम उस बैरियर को कम कर सकते हैं जितनी अवेयरनेस हो जाएगी। तो एक रीज़न वो भी था। तो कहा यह भी जा सकता है कि अगर कोई दवाई से भी अपना उपचार कर रहा है तो तब भी उसका मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दवाई उस पर भी असर नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब आप उस फील्ड में भी, उस एस्पेक्ट से भी आप इसके साथ जुड़े हैं? दोनों चीज़ें सर साथ साथ चलती हैं। जैसे ट्रेन की पटरी हो गई जी, कोई एक पटरी आगे पीछे होगी तो ट्रेन स्लिप हो जाएगी। तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है और मेंटल बॉडी है, इन दोनों का साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। चलिए, और सर हिप्नोसिस हिप्नोसिस ही साइकोलॉजी है या फिर हिप्नोसिस साइकोलॉजी का एक पार्ट है? सर हिप्नोसिस साइकोलॉजी का एक टूल है। टूल है, आप टूल कह सकते हैं इसमें। जैसे काउंसलिंग है वो भी साइकोलॉजी का टूल है, वैसे ही हिप्नोसिस भी एक प्रोसेस है जिसे साइकोलॉजी का टूल अब बना लिया गया है। और क्या हिप्नोसिस इंडिया में लीगल है? बिल्कुल लीगल है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? मतलब साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी है या फिर हिप्नोसिस अलग से सीख कर इसे लीगली काम किया जा सकता है इसके साथ? ओके सर, हिप्नोसिस को लेके ही जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, ये जब इसके ऊपर जब एक तरीके से आप कह सकते हैं डिक्लेरेशन हुआ था या फिर काइंड ऑफ प्रोसीडिंग शुरू हुई थी फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, तो उन्होंने ये बताया था कि हिप्नोसिस को कोई भी ट्रेंड पर्सनल सीख के प्रैक्टिस कर सकता है। तो ट्रेंड पर्सनल में हिप्नोसिस क्या है, आप अगर सिर्फ एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट अगर काम करते हैं, और एक होता है एज अ हिप्नोटिस्ट, ये दो अलग लाइन हो जाती है। तो दो चीजें हो गई, एक हिप्नोटिस्ट और एक हिप्नोथेरेपिस्ट। तो हिप्नोटिस्ट के लिए आप इसको मनोरंजन के लिए रूप में यूज कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के रूप में, चुटकी से करना, आंखों में देख के करना, ताली बजा के करना, धक्का लेके करना, एकदम से उसको डरा के करना, ये सारी चीजें मनोरंजन में आ जाती है। तो एंटरटेनमेंट के लिए आप हिप्नोटिस्ट करके अपना टैग लगा के अपना काम भी कर सकते हैं। काफी लोग करते भी हैं, काफी मैजिशियंस हैं, एंटरटेनर्स हैं जो इस प्रकार से हिप्नोसिस को मनोरंजन के रूप में लोगों के आगे पेश करते हैं। जब हम बात हिप्नोथेरेपी की करते हैं, हिप्नोथेरेपी एक डेलिकेट मैटर आ जाता है जहां पर आप लोगों की साइकोलॉजिकल बेसिस पे मदद करते हैं। तो जब हम और हीलिंग प्रोसेसेस की बात करते हैं, काफी सारे अलग अलग आर्ट्स हैं, काफी सारे अलग अलग प्रोसेसेस है हीलिंग्स की। जैसे एग्जांपल लूंगा, जैसे रेकी हीलिंग होगी, काफी पॉपुलर है। तो जैसे उसके थ्रू भी आप लोगों की मदद करते हैं।
सिमिलरली हिप्नोसिस के थ्रू जब हम इसको थेरेपेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं, तो एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट भी हमने जब प्रॉपर इसको सीख रखा हो फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जहाँ पे हाँ पता है सारी चीजें यहाँ होती हैं, उनके पास ये सारी चीजें ऑफर होती हैं, तो वहां से सीख कर यू कैन प्रैक्टिस एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट। ओके। हाँ जी। और सर जैसे आपने बताया कि इसके दो रूप हैं, एक वो है जो मनोरंजन के लिए, एक है जो थेरेपी के लिए। हमने में कई बार ये किस्सा सुना है कि मैं कहीं से जा रहा था, किसी ने मुझे चुटकी बजाकर सम्मोहित किया और मेरे हाथ में, मेरे पॉकेट में जो कुछ था मैंने सब उसे ऑफर कर दिया, दे दिया। इज इट प्रैक्टिकली ट्रू? अगर आप सर बताइए एक बात, अगर इसमें प्रैक्टिकलिटी 1% भी होती तो आपको लगता है गवर्नमेंट इसको चलने देती? बिल्कुल बैन कर देती, राइट? प्रॉब्लम क्या है, दुनिया में कोई इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसे उल्लू बनाया गया। मतलब हर कोई उसमें हम भी इंक्लूडेड हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मुझे तो उल्लू बना दिया, मुझे उल्लू बना दिया। तो अब एक बेचारा ऐसा प्रोसेस बचा है जिसको ऑलरेडी लोग पहले डिफेम कर रहे थे, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, दोबारा भी उसे डिफेम कर देते हैं। तो ये एक पॉइंट आ जाता है, बट इट इज इम्पॉसिबल टू यूज हिप्नोसिस इन दिस वे, हो ही ही नहीं, क्योंकि इसमें बिना कंसेंट के हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हमें पता होना चाहिए पहली बात कि हिप्नोसिस काम करता कैसे है। जिन्हें नहीं पता होता एलिगेशन वो लगा देते हैं। इसका मतलब क्या, ये हिप्नोसिस जो थेरेपी पार्ट है, हम बात थेरेपी पार्ट की करेंगे, तो जब हम हिप्नोसिस की बात करते हैं थेरेपी पार्ट में, तो क्या इससे सिर्फ अच्छी चीजें ही ग्रैब की जा सकती हैं, अच्छी आदतें ही लगाई जा सकती हैं, अच्छे चेंजेस ही किए जा सकते हैं? क्योंकि आपने बताया कि ये तभी किया जा सकता है जब जो क्लाइंट है वो खुद इसको एक्सेप्ट करे। अब कोई आकर चलकर आकर तो बोलेगा नहीं कि मुझे सिगरेट पीना शुरू करना है, मुझे सिगरेट पीने के लिए एफर्मेशन दो या मेरी माइंड प्रोग्रामिंग करो। वो तो छुड़वाने के लिए आ सकता है। तो इसका मतलब कि जो कोई आपके पास आ रहा है अपनी या तो बुरी आदत छुड़वाने के लिए आ रहा है या कोई अच्छी आदत लगवाने के लिए आ रहा है, यानी कि इन अदर वर्ड्स ये कभी भी किसी गलत काम के लिए यूज नहीं हो सकती। नहीं होगा सर, गलत काम के लिए यूज तब होगा जैसे आपने अभी बोला, जब वो खुद अपने लिए गलत करवाना चाहता होगा। धरती पे कोई इंसान अपना नुकसान क्यों चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। वो तो चाहता है कि मेरा उसमें बेनिफिट मिले। अब आपने मिसगाइड कर दिया या उसको मैनिपुलेट करके बोल दिया कि नहीं आपको ना बहुत बेनिफिट मिलेगा, और आपने यहाँ पे नेगेटिव रीप्रोग्रामिंग करनी शुरू कर दी, तब भी काम नहीं करेगा। क्योंकि पेशेंट या जो सब्जेक्ट हुआ वो बेहोश थोड़ी हुआ है, वो सुनाई उसको सारी बातें दे रही है, उसको लग रहा है ये हो क्या रहा है, तुरंत आपको बोलेगा कि भाई यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ मी, और वो वहां से चला जाएगा। वहां पर अगर वो जिस चीज के लिए आया उसको वो मिल रहा है तो देन ही विल कोऑपरेट और अपना कंसेंट देगा। जब ये दोनों चीजें हमें नहीं दिखेंगी तो फिर नेगेटिवली तो कुछ करेगा ही नहीं है, कर ही नहीं सकते जी। राइट। और सर बहुत बार हमने ये सुना है कि ये रीप्रोग्रामिंग होती है, राइट? तो अगर ये रीप्रोग्रामिंग है तो रीप्रोग्रामिंग एक्चुअली कहाँ होती है? दिमाग में होती है, दिल में होती है, कहाँ होती है? सर जो हमारा दिमाग हो गया, तो जब वो हार्डवेयर है तो ब्रेन है, लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर है तब वो माइंड है। तो रीप्रोग्रामिंग हम बायोलॉजिकली तो नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। जब हमारे फोन के अंदर नए सॉफ्टवेयर आते हैं तो इट्स काइंड ऑफ कि आपकी रीप्रोग्रामिंग हो रही है फोन की, पुराने वर्जन से अब नया वर्जन आ गया है, राइट? हार्डवेयर तो वही का वही है, राइट? सिमिलरली हमारा ब्रेन वैसा का वैसा रहेगा, हमारे माइंड में जाके रीप्रोग्रामिंग होती है। माइंड में भी कहाँ, तो मेन माइंड को हमने दो हिस्सों में बांटा है। तो डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन ने इसको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस नाम दे दिया था। इससे पहले डॉक्टर सिगमंड फ्राइड ने इसे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस नाम दिया था, बट वी विल गो विद द सबकॉन्शियस थियोरी। तो सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली हमारा कंट्रोल पैनल है, सब कुछ वहां है, सब कुछ। जैसा मेरा बिहेवियर है, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, मेरी बॉडी जेस्चर्स को यूज करने का तरीका, आपका जो तरीका है, सारा रीप्रोग्रामिंग जो है। व्हाट इज दिस रीप्रोग्रामिंग? यानी कि आपके साथ कोई चीजें बचपन से जैसी होती आ रही हैं, आपने उन चीजों को कैसे परसीव किया है और उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज रीप्रोग्रामिंग। तो वो सब सबकॉन्शियस माइंड में होती है। तो थ्रू हिप्नोसिस हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं। लोगों को ये लगता है सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने का मतलब है उनके अंदर की बात बाहर निकलवाना, बट दिस इज नॉट द रीप्रोग्रामिंग मीन्स। इट मीन्स आपको सबकॉन्शियस माइंड में जो पॉजिटिव सजेशंस डालने हैं वो डालने का अब आपका रास्ता क्लियर हो चुका है। जो कॉन्शियस और लेवल पे जो थेरेपीज होती है उसमें टाइम इसलिए ज्यादा लगता है
क्योंकि वो पहले कॉन्शियस माइंड को पार करेगी बातें, फिर जाके वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती है। हिप्नोसिस कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और जो पहले से नोशंस थे, सपोज किसी को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, बात बात पे ओवर थिंक कर लेता है, अरे 10 मिनट बस लेट हो गई है, अब उसको ओवर थिंकिंग शुरू हो गई है। 2 मिनट के लिए हो गया कि चलो क्या कहते हैं, बच्चे लेट हो गए स्कूल से, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। एंड दैट्स नेचुरल ऑल्सो, बट ये क्या है, बचपन से उनकी कंडीशनिंग इस प्रकार से हो रखी, किसी ने उनके इस बिहेवियर को रोका नहीं। तो ऑलरेडी जो माइंड प्रोग्राम्ड है वो ये है कि जब आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग चीजें ना हो तो आपको क्या बिहेवियर फॉलो करना है, ओवर थिंकिंग का। तो हिप्नोसिस के थ्रू हम क्या करेंगे, इस ओवर थिंकिंग की जगह वो अपोजिट वाला इमोशन डालेंगे जो पेशेंट के लिए चाहिए। यानी कि ओवर थिंकिंग का अपोजिट हो गया रिलैक्स्ड, काम, इन कंट्रोल। तो इन बातों को डाला जाता है। तो जैसे इन केस अगर कोई 10 मिनट लेट भी है, यू स्टिल फील रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। बट यूजुअली वो कैसा बिहेव करता था, एंग्शियस और ओवर थिंकिंग का पैटर्न फॉलो करता था। तो दिस इज रीप्रोग्रामिंग। हाँ, ठीक है। अब अगर हम थेरेपी की बात करें तो हम ज्यादातर बात करते हैं एंजाइटी की, डिप्रेशन की, इंसोम्निया की। इंसोम्निया इज के नींद नहीं आना, तो क्या ये उसमें भी हेल्प करता है? क्योंकि आपने जब ओवर थिंकिंग की बात की तो हम उसको कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। बट क्या उसका इफेक्ट हमारी नींद पे भी पड़ता है? अगर पड़ता है तो क्या उसे भी ठीक किया जा सकता है? सर, हिप्नोसिस को अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो हिप्नोसिस इज अ स्लीप लाइक स्टेट। इट इज नॉट स्लीप, बट ये नींद जैसी एक अवस्था है। तो जहां पर नींद का बाय डिफॉल्ट एक इंक्लूजन है, तो उस सेक्शन में तो डेफिनेटली मदद कर सकती है। तो इंसोम्निया वाले जो केसेस होते हैं, जहाँ पे ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस उनको रात को नींद नहीं आती है, ढंग से नींद नहीं आती है, बार बार नींद टूटती है, जो भी रीजन हो सकता है, जो भी फैक्टर हो सकता है इंसोम्निया का, उन सभी में हम हिप्नोसिस को यूज करके उनकी मदद कर सकते हैं। और क्या ये फिजिकल चीजों में भी हेल्प करती है? जैसे मुझे याद है मेरी पहले एक बार आपसे बात हुई थी कि अगर कोई अपनी हाइट पे काम करना चाहता है, अपना वेट बढ़ाना या घटाना चाहता है, तो उसमें भी हिप्नोसिस काम करती है। वो थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। इसमें सर हुआ क्या था, सबसे पहले डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन ने इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे कि हिप्नोसिस के थ्रू क्या हम फिजिकल चेंजेस बॉडी में ला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 10 मेल और 10 फीमेल के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। तो 10 मेल के साथ किया था कि हम आपकी हाइट बढ़ाएंगे, और 10 फीमेल के साथ था कि उनकी ब्रेस्ट का साइज जो है वो इंक्रीज होगा। उन दोनों के साथ ये चीजें एक्सपेरिमेंट उन्होंने करी थी। तो 10 में से 2 या 1 लड़के की हाइट बढ़ी थी, लेकिन बढ़ी कितनी थी, 11 इंचेस विद इन 1 ईयर। मैं ये नहीं कह रहा सब पे सक्सेसफुल होगा, नो, बट सक्सेसफुल तो होगा ना। अब वही चीज आगे जब फीमेल्स के साथ हुआ तो 3 आउट ऑफ 10 फीमेल्स की ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हुई नेचुरली, विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी सर्जरी। अब हमें सुनने में लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। अब आप ऑनलाइन चेक करो, आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। काफी सारे ओल्ड एज में लोगों के दांत वापस आ गए, बाल कईयों के काले होने शुरू हो जाते हैं एक सर्टेन एज के बाद। राइट। तो वो भी तो हो रहा है नेचुरली। तो वो आप वो चीज कर रहे हो जो आपकी एज के साथ नहीं पॉसिबल है। अब वही हम कहते हैं कि भाई हमारे जो ग्रोथ सेल्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, तो हमारी हाइट कैसे बढ़ सकती है। तो फिर देन व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। मेरे पास काफी पेशेंट्स आए हैं हाइट बढ़ाने के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए भी आते हैं, ब्रेस्ट साइज के लिए भी इनफैक्ट काफी पेशेंट्स आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के साथ सक्सेस मिली है, बट आई हैव फाउंड सक्सेस इन मैनी ऑफ द केसेस, मिलती है। तो यहाँ पे प्रोसेस के साथ साथ आपका ट्रस्ट एंड कन्विक्शन विद द प्रोसेस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ साइकोलॉजिकल टूल। हम कोई दवाई नहीं दे रहे हैं, वो फिजिकल एस्पेक्ट पे काम नहीं कर रही कि होगा ही होगा, नो, इट्स अ साइकोलॉजिकल बेसिस। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट अगर मैं बात करूं क्या ये वहां हेल्प करेगा, तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। हाइट वाले प्रोसेस में भी हेल्प करता है, वेट मैनेजमेंट भी हेल्प करता है। इनफैक्ट अगर जो जिम जाते हैं, अगर उनको अपनी बॉडी भी अगर बनानी है, तो वहां पे भी उस मोटिवेशन के लिए कि मसल साइज जल्दी एक्सपेंड करे, वहां पर भी ये मदद करता है। मतलब जितना, क्योंकि आपका तो विश्वास है जी, क्योंकि आप थेरेपिस्ट हैं जी, आपको तो लगता है कि हाँ होगा, बिल्कुल। बट जो सब्जेक्ट है उसका खुद पे विश्वास होना जरूरी है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तभी ये सब कुछ चेंजेस आ सकते हैं।
आप सर देखेंगे ना, काफी सारे फेमस पर्सनैलिटीज हैं इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, जो हिप्नोसिस को यूज करते आए हैं अपने करियर में। सबसे फेमस एग्जांपल मैं दूंगा माइक टायसन का। माइक टायसन ने खुद बोला है कि वो हिप्नोसिस को यूज करते थे व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम, और ये आइडिया उनके कोच ने रिकमेंड किया था कि जब वो रिंग, इस स्क्वायर सर्कल के बीच में जब वो आ जाते हैं, तब उनका माइंडसेट एकदम जानवर वाला हो जाए, आई एम द बीस्ट, और ये बीस्ट वाली पर्सोना या ये बीस्ट वाली पर्सनैलिटी रिंग से बाहर ना जाए। सो टू कंट्रोल दिस डुअल पर्सनैलिटी यू कैन से, उन्होंने हिप्नोसिस को यूज किया था। वीक में 3-3 सेशंस लेते थे इनिशियली, बाद में जाके फिर 2 और 1 पे चले गए थे। फिर रिजल्ट हमारे सामने है। टाइगर वुड्स सेल्फ हिप्नोसिस को यूज करते थे। तो ये मदद करता है क्योंकि इन लोगों का प्रोसेस पे ट्रस्ट है। आपका ट्रस्ट नहीं होगा, प्रोसेस आप पे इनइफेक्टिव है। आपका ट्रस्ट होगा, प्रोसेस आपके ऊपर इफेक्टिव है। और सर क्या विजुअलाइजेशन हिप्नोसिस का पार्ट है? बिल्कुल है सर, क्योंकि मैंने कई इंटरव्यूज सुने, जैसे विराट कोहली हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, वो कहते हैं कि वो एक दिन पहले विजुअलाइज किया करते थे। ट्रू। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने सचिन तेंदुलकर का भी इंटरव्यू सुने हैं कि एक दिन पहले वो विजुअलाइज करते थे कि अगले दिन मैं सेंचुरी कर रहा हूँ या अगले दिन इंडिया जीत रही है, कैसे भी हो, बट जो वो देखते थे वो होता था। तो यानी कि उनकी जो मैनिफेस्टेशन कह लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, या फिर विजुअलाइजेशन कह लीजिए, वो इतनी स्ट्रांग थी। सो इज इट अगेन हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस? ये क्या चीज है, थोड़ा समझाइए। राइट, हम ऐसा करके चलते हैं, जैसे जब तक आपकी माइंड और आपकी बॉडी का जो ये कोऑर्डिनेशन है, ये आपस में ऐसा नहीं होगा दैट यू डोंट कंसिडर योरसेल्फ एज अ विनर, देन यू विल नेवर बी अ विनर। तो अब जैसे देखो, एग्जांपल लेता हूं, जैसे गुलाब जामुन खाया आपने, मिठाई होती है, पसंद भी होगी सपोज, राइट? मुझे पसंद है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। राइट। अब देखो गुलाब जामुन का जब मैंने एग्जांपल लिया तो आपके माइंड में गुलाब जामुन की फोटो भी आई होगी, हो सकता है जुबान पे टेस्ट भी हल्का फुल्का आ गया होगा, या सेंसेशन जो है चबाने वाले की वो हम फील कर पाए जी। अब ये हम फिजिकली कर चुके हैं, तो इसको दोबारा रीइमेजिन करना हमारे लिए ईजी है। अब उसको जब दोबारा रीइमेजिन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने माइंड और बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आएगी तो वी विल बी रेडी। वही चीज आप यहाँ स्पोर्ट्स वालों पे ले आओ। विराट कोहली का आपने नाम लिया, सचिन तेंदुलकर का नाम लिया, इन लोगों ने सेंचुरीज के पहाड़ बना रखे हैं, रन्स के पहाड़ बना रखे हैं, जीते हैं बहुत सारे मैचेस, सो दे नो व्हाट इट फील्स टू बी अ विनर, व्हाट इट फील्स टू बी अ चैंपियन। तो उसी इमोशन को दोबारा रिलीव करते हैं थ्रू देयर विजुअलाइजेशन। अपनी माइंड और बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये मैं पहले कर चुका हूं, आई कैन अगेन डू इट, बट उसके लिए अपने माइंड को और बॉडी को रेडी करना होता है। अब जैसे सर एक बहुत फेमस मैच हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया ने 400 का स्कोर पहली बार करा था, 2005 या 6 में मैच हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अब जब 425 कुछ का, 430 कुछ का जब उन्होंने टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को, तो एवरीबॉडी थॉट कि भाई इम्पॉसिबल है। एवरीबॉडी जिसने मैच देखा है या जिनको पता है, सबको ये लगा। अब आप सोचिए उस टाइम ड्रेसिंग रूम में क्या बात हो रही होगी। मैंने पर्सनली तो मैं भी नहीं जानता, बट आई मीन टू से वो कैसा जोश और कैसी विजुअलाइजेशन उनके माइंड में डाली होगी कि नाउ इज द टाइम दैट यू आर एंटरिंग द बैटलफील्ड। अब आप युद्ध के मैदान में हैं, या तो जीत कर आओ या मर कर आओ, हार एक्सेप्टेबल नहीं है, और उन्होंने वैसा ही खेला। तो आज तक ऐसा मैच नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 20 साल हो जाएंगे अगले 1-2 साल के अंदर उस मैच को 20 साल हो जाएंगे, बट वैसी अपॉर्चुनिटी दोबारा देखने को नहीं मिली। ये क्या होता है, आपने विजुअलाइज कर लिया कि आई विल बीट दैट टारगेट, मैं उस टारगेट को बीट करूंगा। 430 है, आई विल क्रॉस दैट 430 टारगेट, बट उसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर किया हमने। काफी लोग इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैठे बैठे तो काम करेगा नहीं, विजुअलाइजेशन भी बैठे बैठे काम नहीं करेगी, यू हैव टू फिजिकली डू। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला था, माइंड एंड बॉडी हैव टू गो टुगेदर, राइट। विजुअलाइजेशन केवल मेंटल बेसिस पे काम कर रही है, व्हाट अबाउट द फिजिकल पार्ट? मैदान में उतरना पड़ेगा ना, उसका एग्जीक्यूशन, उसका सक्सेस उस बेसिस पे डिपेंड करता है कितना सक्सेसफुली आपने विजुअलाइज किया है, राइट। ये चीज हो जाती है। आई स्टिल रिमेम्बर अ केस, शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट कोई मैच था और अश्विन को कहा गया था कि तुम यहाँ फील्ड ले लो, और उसने बोला नहीं, इसको मैंने पहले भी ऐसे आउट किया हुआ और मैं इसको अभी भी ऐसे कर लूंगा। मतलब उसका माइंड इतना स्ट्रांग था, वो विजुअलाइज कर रहा था कि मैं इसको कैसे आउट कर सकता हूँ। ट्रू। सो अगेन दैट इज द सेम थिंग,
वो विजुअलाइजेशन तभी हुई क्योंकि वो उसके एक्शंस में आई और उसने वैसे ही आउट किया। बिल्कुल सर। तो क्या जो साउथ अफ्रीकन के ऊपर एक टैग लगा हुआ है चोकर्स का, आप देखिए कि कितनी बार वो फाइनल के नजदीक पहुंचे। बिल्कुल। इस बार भी वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे और मिलर का वो कैच कैसा हुआ, एग्जैक्टली। ठीक है, वो ऑलमोस्ट वहां तक थे कि बस अब जीतने ही वाले हैं। और एक वो कैच सारा कुछ पलट के चला गया। तो क्या वो चोकर्स वाली भी विजुअलाइजेशन ही है कहीं ना कहीं, कि उनके माइंड सेट में बैठ गई है कि ये हम हमेशा लास्ट मोमेंट पे हार जाते हैं, हमें ये नहीं करना। मे बी वो एफर्मेशन को गलत तरीके से ले जाते हैं, इसीलिए हमेशा वो एफर्मेशन उनके अगेंस्ट गई है, या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके अगेंस्ट गया। थोड़ा सा इस बारे में आप बता सकते हैं? राइट। सर आपने भूल भुलैया मूवी देखी है पार्ट 1? हाँ, पार्ट 1 राइट, अक्षय कुमार वाली। हाँ। उसके अंदर जब राजपाल यादव वाला जो कैरेक्टर है, जब वो उस भूत को देख लेता है तब वो डर जाता है, उसका थोड़ा दिमागी संतुलन हल्का सा खराब हो जाता है। तो जब वो अक्षय कुमार से पहली बार मिलता है तो अक्षय कुमार कहता है कि पानी से दूर रहना। तो टेस्ट करने के लिए बोलता है पानी, और एकदम से छलांग लगाता है, पानी छलांग लगाता है। तो माइंड में वो कंडीशनिंग डाल दी और वो वैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। लेकिन कंडीशनल डालने से ज्यादा उसका एक्सेप्टेंस मेन आ जाता है। राजपाल यादव ने भी उस बात को एक्सेप्ट किया और पानी बोलते ही छलांग मारी। सिमिलरली अगर हम इसी फिनोमिना को साउथ अफ्रीका के ऊपर डालें तो एक पॉसिबिलिटी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हो सकती है कि वो 1999 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से इस स्टिग्मा को लेके कैरी कर रहे हैं। इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद इन्होंने अब तक केवल एक ही मेजर टूर्नामेंट जीता है। तो ये वाला वर्ल्ड कप फाइनल इट वाज ऑलमोस्ट इन देयर पॉकेट, मतलब जीते पड़े थे, जितनी बॉल्स थी उतने रन चाहिए थे। T20 के लिए ये एक बहुत ही इजी चीज होती है, बिल्कुल। बट ये इनसे भी ये भी हार गए। 1999 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, हाथ का मैच था, ड्रॉप कर दिया। तो ये क्या चीजें हैं, वहां से अगर ये एक वही है ना, एक बात होनी शुरू हुई तो कांस्टेंट रिपीटेशन प्लस इनका एक्सेप्टेंस। राइट। लोग आपको बोलते रहेंगे कि है कि अब जैसे होता है ना कि कोई किसी को बोल रहा है कि भाई यू आर वेरी अगली, लेकिन वो बंदा कहता है कि भाई मेरे माँ बाप ने तो मुझे बोला कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो उसके कंडीशनिंग पे दूसरे की बात का असर नहीं हो रहा, क्योंकि उसका जिस पे ज्यादा ट्रस्ट है वो उस बात से कन्विंस्ड है कि मेरे माँ बाप ने बोला मैं सुंदर तो मैं सुंदर, एंड ही और शी विल बिहेव इन द सेम मैनर। वो अपने आप को सुंदर ही फील करेंगे और उनका मैनरिज्म भी वैसा होगा, उनका कॉन्फिडेंस भी वैसा होगा, चाहे सोशली कोई उनको कैसा ही समझे। वही चीज आ जाती है यहाँ पर भी। आपने एक्सेप्ट कर लिया ना सोसाइटी के स्टिग्मा को कि भाई वी आर चोकर्स, कहीं ना कहीं व्हेन यू आर प्लेइंग वो माइंड पीछे से रोटेट कर रही है बात आपके माइंड में, और जब आपका एग्जीक्यूशन का टाइम आया रिजल्ट्स के, आपने वही दिखा दिया, वो हो गया एक गलत शॉट और मैच गया। बिल्कुल सर। चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कई लोग ना अपनी अपीयरेंस को लेके जी बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं जी, कि मैं देखने में ऐसा दिखता हूँ, मेरे बाल ऐसे दिखते हैं, और कई लोगों को इस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ट्रू, ठीक है, वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं इस समय कैसा दिख रहा हूँ, मेरा बॉडी कलर क्या है, मेरा फेस कलर क्या है। और जिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता ना, वो कहीं पे भी चले जाते हैं, वो हमेशा कॉन्फिडेंट दिखते हैं। ट्रू। और जिन लोगों को बहुत फर्क पड़ता है, इवन तो बहुत गुड लुकिंग भी हो, तब भी शायद वो कहीं ना कहीं इतने इंट्रोवर्ट हो जाते हैं या फिर इतने ऐसे स्टिग्मा में चले जाते हैं कि वो अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाते। तो आपके पास भी बहुत बार ऐसे केसेस आते होते होंगे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कभी किसी से बात करनी है, खास कर से रिश्ते की बात करनी है या इंटरव्यू की बात करनी है, तो बहुत नर्वस हो जाते हैं। तो ये आप क्या बोलोगे, ये सोशल स्टिग्मा है या फिर ये उनकी खुद की थिंकिंग है? और आप ऐसे केसेस को रिजॉल्व करने के लिए सीधा उनके ऊपर सेशन करते हो या फिर काउंसलिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है? तो मतलब वो क्या प्रोसेस होता है जो आप फॉलो करते हो, थोड़ा समझाइए प्लीज। राइट। सबसे पहले तो मुझे समझना होगा कि जो मेरे पास आ रहा है ये कॉम्प्लिकेशन लेके, तो फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट एंड देयर लाइफस्टाइल। तो वो तो बातचीत करके ही पॉसिबल होगी। तो स्टार्टिंग में तो कुछ सेशंस काउंसलिंग के जाएंगे ही जाएंगे, थोड़ा समझेंगे हम दूसरे को, मैं उनकी लाइफ को समझूंगा, उनके मेंटल अप्रोच को समझूंगा। तो साथ साथ ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस ओनली मैं कुछ उनको टिप्स भी दूंगा जो कि वो कॉन्शियस लेवल पे अप्लाई करेंगे। धीरे धीरे
वो इट विल टेक सम टाइम, बट इफ दे आर रेगुलर तो धीरे धीरे वो चेंज विजिबल होगा. बट नाउ व्हेन वी आर गोइंग विद द हिप्नोथेरेपी अप्रोच, तो हिप्नोथेरेपी तो डायरेक्टली उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाके टैकल करेगा. मेरा रंग कैसा ही हो, मेरे शरीर का आकार कैसा भी हो, मेरा हेयर स्टाइल कैसा भी हो, मेरा कॉन्फिडेंस वैसा होना चाहिए कि दुनिया में मुझसे सुंदर या मुझसे कॉन्फिडेंट कोई नहीं, मुझसे अट्रैक्टिव कोई नहीं. वो हमें जबरदस्ती माइंड में फीड कराना होगा. तो उसके लिए हमें हिप्नोथेरेपी की जरूरत होती है, क्योंकि इस सिनेरियो में उस इंसान ने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया. जैसे स्पोर्ट्स के एग्जांपल में हमने बोला कि सचिन विराट ने तो एक्सपीरियंस किया है कि व्हाट इट फील्स लाइक टू स्कोर अ सेंचुरी. इन लोगों ने कभी फील नहीं किया व्हाट इट फील्स लाइक टू बी अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन या वेरी अट्रैक्टिव पर्सन. तो इनके लिए क्या होगा, इनके इमेजिनेशन या इनका विजुअलाइजेशन इनका टूल है. तो थ्रू हिप्नोथेरेपी हम वो सिनेरियोज को इनके माइंड में रिलीव करवाते हैं, जिससे इनका एक्सेप्टेंस बढ़ता है. बट वो एक या दो सेशन में पॉसिबल नहीं होता, इट टेक्स टाइम. और हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू केवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही दे पाते हैं. घर पे कुछ होमवर्क भी करने को दिया जाता है. धीरे धीरे जब उस होमवर्क को भी वो फॉलो करते हैं तो देन ओवरऑल चेंज उनकी पर्सनैलिटी में उनको खुद फील होता है. राइट. तो तरुण जी, एक चीज और मेरे दिमाग में आती है. जैसे आपने बताया कि पहले तो समझना जरूरी है, राइट. आप पहले जो क्लाइंट आपके पास आए हैं, जो सब्जेक्ट आपके पास आए हैं, तो उनको समझना जरूरी है कि वो क्या लेकर आए हैं, क्या प्रॉब्लम है. ऐसे तो होगा नहीं कि उनके माथे पे लिखा हो कि मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये प्रॉब्लम है, सीधा मेरा सेशन कर दो. तो ऐसा तो हो नहीं सकता. तो अल्टीमेटली आपको उनको पहले समझना पड़ेगा. इसका मतलब पहला सेशन तो काउंसलिंग का ही होगा जी. अब जब क्लाइंट कोई आता है तो वो एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि आज मेरा सेशन है, जबकि आपने उसके साथ सिर्फ बात की, काउंसलिंग की. तो क्या ऐसा कई बार होता है कि लोग बड़े डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं कि आज आपने सेशन नहीं किया, आज आपने सिर्फ हमसे बात ही की है, हम बात करने तो नहीं आए थे. ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कई बार. सर ये आ जाती हैं अगर मेरा कम्युनिकेशन विद माय पेशेंट इज नॉट क्लियर. ये तब कंफ्यूजन तब आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग तब आती है जब मैंने उनको नहीं बताया. मुझे उन्हें बताना चाहिए कि आप आ रहे हैं तो पहली बात यानी कि पहली सेटिंग जो हमारी होगी वो केवल एक काउंसलिंग सेशन की होगी. आप और मैं पहले बात करेंगे, दूसरे को समझेंगे. तो आज हिप्नोथेरेपी नहीं होगा तो आप मेंटली वैसे ही प्रिपेयर होकर आना. अगर मैंने ये बात अपने पेशेंट को नहीं बताई है तो दैट डेफिनेटली वो कंफ्यूजन के साथ ही आएंगे, क्योंकि वो तो एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि 1 घंटा हो गया अब तक हिप्नोसिस शुरू नहीं हुआ. और जब सेशन का टाइम पूरा हो जाता है काउंसलिंग का, देन आप कह दो कि ठीक है अब नेक्स्ट वीक या फिर जब भी आपने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट रखे तब मिलते हैं. फिर वो बोलेगा मेरा हिप्नोसिस का क्या हुआ, मेरी थेरेपी का क्या हुआ. तो ये सिचुएशन सर तभी आती है, हो जाता है. वी कैन ऑल्सो कमिट मिस्टेक्स, ऐसा नहीं है कि नहीं होता. तो तब हमें समझाना होगा कि बिना जाने हम हिप्नोथेरेपी कर देंगे तो वो तो वेस्ट हो जाएगी. बिल्कुल. हमें प्रॉब्लम नहीं होगी बट इट्स योर टाइम एंड मनी विच विल बी वेस्टेड. तो इट्स बेटर कि पहले हम उस रिलेशनशिप को बिल्ड कर लेते हैं जो हमें इस प्रोसेस को समझने में मदद करेगा दोनों की. बिल्कुल. क्योंकि काउंसलिंग के थ्रू एज अ थेरेपिस्ट हमें भी पता चलता है कि पेशेंट का मेंटल अप्रोच टुवर्ड्स हिप्नोथेरेपी क्या है. और पेशेंट को भी समझ आता है कि कल को अगर मैं थेरेपी दूंगा तो फिर मेरा मेंटल अप्रोच क्या रहेगा टुवर्ड्स द प्रॉब्लम. क्या मुझे उनकी प्रॉब्लम समझ आई या नहीं, उन्हें ये भी तो क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी. अब वो लेकर आया ओवर थिंकिंग का, मैं जनरलाइज बेसिस पे कह दूं कि हाँ दिस इज ओवर थिंकिंग, लेकिन उनकी ओवर थिंकिंग अलग प्रकार से अकॉर्डिंग टू देम. तो ये तब पता चलेगा ना जब वो अपनी प्रॉब्लम मुझे बताएंगे और मेरा रिस्पॉन्स रहेगा उसी प्रकार से जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होना जरूरी है. तो वो तो काउंसलिंग में ही होगा. और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको जो उन्होंने बताया पहले तो शायद ओवर थिंकिंग बताया, पर अल्टीमेटली बात करने के बाद पता चला कि मे बी दिस इज अ केस ऑफ हेलुसिनेशन. तो वो उसका तो ट्रीटमेंट ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा. ट्रू. राइट. तो यानी कि ये बात करना बहुत जरूरी है. ट्रू. तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि जब कभी भी कोई भी सेशन होता है पहले बात होना बहुत जरूरी है. जब तक बात नहीं होगी तब तक चीज समझ में नहीं आएगी, और जब तक समझ में नहीं आएगी तो फिर वही बात हो जाएगी मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली, भाई तेरा तो वाट लग गई है आजा लेट जा. तो वो काम तो नहीं हो सकता. ट्रू. तो ये थेरेपी पार्ट है. थेरेपी पार्ट में पहले एक पेशेंट को समझना जरूरी है, तभी उसका इलाज हो पाएगा. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कई सारे ग्लैंड्स होते हैं. अब जो एक ग्लैंड होता है पीनल ग्लैंड, उसका काम है कुछ केमिकल्स को रिलीज करना, जैसे डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया. तो क्या वो जो केमिकल्स होते हैं
उनको रिलीज करने में, क्योंकि अगर डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा तो नींद नहीं आ रही, और आपने कहा कि नींद की अवस्था में लेके जाने में भी हिप्नोसिस काम आता है। अगर सेरोटोनिन रिलीज नहीं हो रहा इसका मतलब वो डिप्रेसिव स्टेट की तरफ जा रहा है, और डिप्रेशन का इलाज मेरे ख्याल में हिप्नोसिस के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है सबसे अच्छा इलाज यही है। तो अगर हम उनका कोई ट्रीटमेंट करते हैं हिप्नोसिस के थ्रू, सो इज इट ट्रू टू से कि ये उन उन केमिकल्स को रिलीज करने में उस ग्लैंड की मदद करता है? इज इट ट्रू? इट इज ट्रू। अब इसमें सर ये आ जाती है बात, देखो केमिकल्स पे ये है, या तो पेशेंट को पता हो कि सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे केमिकल्स उनके ब्रेन में होते हैं एंड दे नो कि इन केमिकल्स का क्या फंक्शन है, कि आपके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक न्यूरॉन्स को लेकर जाना है, यानी कि इस मैसेज को लेकर जाना है, और वैसा ही फिर आपका माइंड या ब्रेन रिएक्ट करता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल प्रोसेस नाउ, राइट। अब यहाँ पर हम इन टर्मिनोलॉजीज को इंक्लूड करके भी पेशेंट की मदद कर सकते हैं, एंड द बॉडी स्टार्ट्स रिएक्टिंग इन द सेम वे। थोड़ा सा नॉन टेक्निकल में जा रहा हूँ। पहले आई डोंट नो अभी की बात है, लेकिन जब मैं स्कूल में था उस टाइम पे क्या होता था, जैसे बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जनरली स्पीकिंग, जैसे हल्का फुल्का तबीयत खराब हो गई, बच्चे कहते थे कि मैम तबीयत खराब हो रही है, घर जाना है, ये है वो है, उल्टी आने को हो रही है, XYZ चीजें बताते थे। तो वो जाते थे इन्फर्मरी में और वहाँ पे यही मेडिसिन चाहिए हमें। तो कई बार टीचर, जब जो वहाँ पे नर्स होती थी, जब वो प्रॉब्लम को सुनती थी तो समझ जाती थी कि कोई इतना सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं, लेकिन वो बच्चों के आगे नहीं बोलती थी, तो वो उनको एक मेडिसिन देती थी, बच्चे लेते थे, ठीक हो गए। कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन लेकर आया, उसे भी सेम मेडिसिन, किसी को लेकर गया उसको भी सेम मेडिसिन। मेडिसिन क्या थी? हाजमोला की गोली। वो हाजमोला की छोटी सी गोल गोल जो टेबलेट आती है, वो दे दी इमली फ्लेवर वाली, हमने खाई, हम ठीक हो गए, राइट। मुझे नहीं पता कि अभी भी स्कूलों में ये होता है कि नहीं होता, लेकिन तब होता था। ये भी नहीं कि हर किसी के साथ, लेकिन उन इश्यूज पे जहाँ पे ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं है, तो इट्स अ प्लेसिबो। और ये मेरे ऊपर वैसा ही काम कर रहा है जैसे मुझे लगा कि मैं एक्चुअल मेडिसिन खा रहा हूँ और मेरी बॉडी ठीक हो गई। तो कहीं ना कहीं इस प्लेसिबो ने मेरे अंदर केमिकल चेंज डाला ना, तो जो मुझे अनइजीनेस फील हो रहा था वो ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली मेरी बॉडी उस टाइम पे नॉर्मल हो गई, जो भी थोड़ी एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रही थी टेम्पररी बेसिस के लिए। अगर हम हिप्नोथेरेपी को भी यहाँ डाल देते हैं कि हम जब उनको बोलते हैं कि भाई आप विजुअलाइज करो, तो जब आप विजुअलाइजेशन करते हो, व्हेन यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, तो डेफिनेटली ब्रेन में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होंगे, आपके सेरोटोनिन रिलीज होगा। नींद नहीं आ रही है, बाकी सारे केमिकल्स रिलीज और डोपामाइन रिलीज होगा। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं दे आर रिलीज्ड टू अ सर्टेन लेवल, और इनका भी रिलीज होने का प्रोसेस मैकेनिज्म जो है वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस करता है, एकदम से नहीं करेगा। आप खुद बस 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप अपनी फेवरेट जगह पे हैं, या आप अपने फेवरेट डिश को खा रहे हैं, या कोई फेवरेट मूवी देख रहे हैं, या फिर फेवरेट डेस्टिनेशन पे वेकेशन को एंजॉय कर रहे हैं, एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड, चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। तो क्या है, तो कहीं ना कहीं नेचुरली आपके ब्रेन ने उन केमिकल्स को रिलीज करा और आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स आ गए। राइट। हिप्नोथेरेपी वही काम करती है। बट हाँ, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। ज्यादा ये केमिकल्स रिलीज होना भी गलत होता है, फिर उसमें हमारे रैशनैलिटी से भरोसा उठना शुरू हो जाता है। Right. तो वी हैव टू बी रैशनल इन दिस। तो बैलेंस मेंटेन होना बहुत जरूरी है जी। और सर, जैसे हमने बात की सेरोटोनिन और डोपामाइन की, तो क्या पैंक्रियास से इंसुलिन भी रिलीज होती है? कोई ऐसा केस आया आपके पास कभी? मेरे पास पर्सनली तो सर ऐसा केस आया नहीं है, बट मैंने सुना है। अच्छा। मैंने केसेस पढ़े हैं, केस स्टडी काफी ऑनलाइन है, हम सब पढ़ सकते हैं, तो वहां पे है सर्टेन केसेस में यहाँ पे हेल्प करता है। अब वही सर ये चीज आती है ना कि दीज आर मेडिकल प्रोसेसेस। तो यह है मेडिकल प्रोसेस में एक पर्टिकुलर हमारे पास टैबलेट है या एक पर्टिकुलर दवाई है, वो उसके ऊपर टेस्ट हो चुके हैं। 10 में से 99 या 98 लोगों पे सक्सेस मिली है, तो अप्रूवल मिल गया कि इसको हम यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मेडिकल प्रॉब्लम के लिए, और फिर यूनिवर्सली उसको यूज किया जा रहा है या फिर ग्लोबली। बट जब हम साइकोलॉजिकल टूल की बात करते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो एक सिंगल कोई कंक्लूसिव चीज नहीं हम दे सकते कि ये पक्का ही काम करेगा। तो वही बात आ गई जो इनिशियली हमारी आ रही थी कि अगर उस पेशेंट का ट्रस्ट है कि नहीं, हिप्नोथेरेपी के थ्रू मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, मेरा शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है, मेरा बीपी कंट्रोल हो सकता है, मेरा इंसुलिन कंट्रोल हो सकता है, और वो उस पर एकदम फर्म बिलीव करके बैठा है, और थेरेपी भी अकॉर्डिंगली दी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि टू लीव ऑल द मेडिकल ट्रीटमेंट्स, नहीं, वो कंटिन्यू रखे,
एक साइकोलॉजिकल बेसिस पे एक सेकेंडरी थेरेपी के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं, विच इज गिविंग अस दैट सपोर्ट विच वी नीड, स्पेशली साइकोलॉजिकली। और जब साइकोलॉजिकली अपलिफ्टमेंट होगा तो डेफिनेटली बॉडी में वो चेंजेस क्विकली विजिबल होते हैं। आई हैव अ फर्म बिलीव, क्योंकि जैसे आपने बताया था कि आपके पास केसेस आए कि लोगों की हाइट बढ़ी, ठीक है, उनका वेट बढ़ा, और यहाँ तक कि कुछ लेडीज की ब्रेस्ट साइज भी इंक्रीज हुई। अगर इतना बड़ा बायोलॉजिकल चेंज आ सकता है तो फिर व्हाई नॉट कि उसका इंसुलिन भी इंक्रीज हो या रिलीज हो। तो हाँ, अभी तक आपके पास वो केस आया नहीं, बट आई एम श्योर कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग माइंड वाला इंसान आ गया फर्म बिलीव के साथ तो डेफिनेटली ये काम करेगा। तो इतने एक्सपेरिमेंट्स, इतने ज़्यादा एग्जाम्पल समझने के बाद अगर मैं ध्यान से सुन रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ, तो अगर आप लोग भी समझ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका भी बिलीफ सबसे पहली चीज़ है हिप्नोथेरेपी पे आना चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हिप्नोथेरेपी के बारे में जितने भी ऐसे विचार हैं, मिथ हैं, उन चीज़ों से भी आपका मिथ से आपका ध्यान हटना चाहिए। क्योंकि फिर वही बात है कि जो चीज़ वो कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जो लोगों को समझ में आती नहीं बात उसके बारे में रूमर्स फैलाना शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा आज का पर्पस यही है कि हम वो रूमर्स को हटाएं और कहीं ना कहीं इसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको ग्रास्प करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करें। सर, इससे आगे मैं जानना चाहूंगा कि हेलुसिनेशन क्या होती है, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कीजिए। सर, हेलुसिनेशंस हो गए हैं बेसिकली आपको वहाँ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सीधी सरल भाषा में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कुछ सेंसेशंस फील हो रही हैं, किसी ने मुझे टच करा, किसी ने मुझे धक्का दिया, वो देखो वो मुझे देख रहे हैं, वो देखो वहाँ पे वो गाना गा रहे हैं, उनकी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही है, तो ये सारा हेलुसिनेशन के अंदर आ जाता है। तो दिस इज वेरी सिमिलर टू सिजोफ्रेनिया। ओके, कई बार ना कई लोगों को कुछ स्पिरिट्स महसूस होती हैं जी, और दूसरे कहते हैं तो पागल है, उसके बारे में कहा जाता है ये हेलुसिनेशन है। तो क्या स्पिरिट्स महसूस होती हैं या ये सच में सिर्फ हेलुसिनेशन है? अब काफी सारे लोग अपसेट हो जाएंगे। इसमें सर देखिए क्या हो गया, पहली चीज ये कि एक स्पिरिचुअल एक यूनिवर्स है हमारा और एक साइकोलॉजिकल यूनिवर्स है हमारा। कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी सर्टेन टॉपिक्स पे इनमें कॉन्ट्रडिक्शन आती है। अब वो इंसान कह रहा है कि मुझे स्पिरिट्स दिखाई दे रहे हैं, सपोज अगर स्पिरिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो देयर मस्ट बी अ पर्पस कि आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वो पर्पस आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी लाइफ उससे डैमेज्ड हो रही है, आपकी करीब लोगों की लाइफ डैमेज्ड हो रही है, तो देयर इज अ हाई चांस कि हो सकता है कि आपको एक्चुअल में स्पिरिट्स ना दिख रही हो। लेकिन इस पे हम एक डेफिनेट तरीके से कैसे बता सकते हैं, वी हैव टू लुक अपॉन देयर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ यानी कि बचपन से लेके उस स्टेज तक उनकी लाइफ कैसी रही है, क्या वो बहुत ट्रॉमेटिक लाइफ रही है, क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा उनका उसमें रिस्पॉन्सिबल रहा है, क्या मैरिटल लाइफ भी उनकी ट्रॉमेटिक रही है। अगर उन्होंने पूरी लाइफ में ट्रॉमा ही देखा है तो कहीं ना कहीं तो माइंड को कहीं सपोर्ट चाहिए होता है। तो कभी कभी एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के रूप से कभी कभी हमें हेलुसिनेशन होने शुरू हो जाते हैं। अगर दैट इज द केस तो ये हेलुसिनेशन वाला हो गया। लेकिन दोज हु आर फर्म इनटू द स्पिरिचुअलिटी पार्ट, तो मैं डिसमिस नहीं कर रहा इस थियरी को, राइट, बट ये है कि दूसरी वाली पॉसिबिलिटी भी हो जाती है, बट उसमें आपकी लाइफ कभी ऐसे ट्रॉमेटिक नहीं रही है, बस यू आर बॉर्न विद सर्टेन कैपेबिलिटीज कि आप कभी कभी कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता। राइट। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि स्पिरिट्स का वाकई में हो, कि आपको नजर आती हो, महसूस होती हो, पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा है नहीं, वो हेलुसिनेशन है। ट्रू। क्या हेलुसिनेशन को हिप्नोसिस के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है? सैडली सर नहीं किया जा सकता। हिप्नोसिस की कुछ लिमिटेशंस है, हिप्नोथेरेपी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ सर्टेन ऐसे इश्यूज होते हैं जहां पर हम हिप्नोथेरेपी को यूज ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसका एक सिंपल सा रीजन है, हेलुसिनेशन में क्या है, हमें बैठे बैठे चीजें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। हिप्नोसिस में हम क्या करते हैं, आंखें बंद करा के यही तो चीज करवाते हैं कि सपोज इमेजिन करो कि आप एक बहुत ही सुंदर गार्डन में हो, देखो चिड़ियों की चहकने की आवाज आपको सुनाई दे रही है, वो कहते हैं आंख बंद क्यों करूं, मुझे खड़े खड़े सुनाई दे रही है। तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि हिप्नोसिस और रियलिटी में डिफरेंस क्या है पर से।
तो यहाँ पर क्या कंफ्यूजन आ गई, तो हिप्नोसिस उसके लिए इनइफेक्टिव हो गई। तो यहाँ पर फिर उनको एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है, यहाँ पे मेडिसिन की नीड पड़ती है। तो जहाँ पर उनके ब्रेन में जो एक्सेसिव केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, धीरे धीरे उनको कंट्रोल किया जाता है। ओवर हो जाता है ना सर, तो इसलिए ऐसा होता है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए वी नीड मेडिकल हेल्प ऑल्सो। एक बार जब थोड़ा थोड़ा उनके हेलुसिनेशंस कंट्रोल में आने शुरू होते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन यू कैन प्रोवाइड हिप्नोथेरेपी। क्योंकि अब उनको डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है कि नहीं, वो हेलुसिनेशन था मेरा, दैट वाज नॉट रियल। तो जब ये ग्रेस्प उनकी रियलिटी वाली पकड़ लेते हैं वो, देन वी कैन अप्लाई हिप्नोथेरेपी सो दैट उनकी स्ट्रेंथ और डेवलप हम कर सके मेंटली। कई बार हम सुनते हैं कि गाइडेड मेडिटेशन जो होती है वो भी हिप्नोसिस है। इज इट ट्रू, एंड इफ ट्रू तो कैसे? राइट, ओके। एक चीज बता दो सर, हिप्नोसिस का मतलब क्या है? ट्रांस में जाना, सीधी सी बात। राइट, मेडिटेशन का क्या है? ट्रांस में जाना। लेकिन क्या केवल जैसे मेडिटेशन है तो ही हम ट्रांस में जाते हैं, या दिन में काफी चीजें ऐसे हम करते हैं जब हम ट्रांस में जाते हैं? तो काफी सारी चीजें जब नेचुरली करते हैं तब भी हम ट्रांस में जाते हैं। सपोज मूवी देख रहे हो आप, ट्रांस में चले गए, पता नहीं चला 2-2.5 घंटे कब निकल गए। अगर आप घर पे देख रहे हो तो, बाहर सिनेमा हॉल में हो तो जब इंटरवल आएगा तब आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ, अरे पौना घंटा हो गया, पता भी नहीं चला। आप इतने खो गए मूवी के अंदर, टाइम के ऊपर से कंट्रोल आपका चला गया और 45 मिनट कब चले गए आपको पता नहीं चला, या 1 घंटा कब हो गया। तो तब भी ट्रांस इंड्यूस हुआ, तब भी आप एक हिप्नोटिक स्टेट में चले गए थे। आप अपने घर से अपने ऑफिस आते हो और ये डेली का आपका रूट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, बी से फिर ए से बी, आपकी डेली लाइफस्टाइल यही है। अभी आपकी मसल मेमोरी में आ चुका है। तो जब आप गाड़ी चलाते हो कितनी बार ऐसा होता है कि आप ऑफिस पहुंचे, अभी तो निकला था, दैट इज ऑल्सो ट्रांस। तो ट्रांस का मतलब ये नहीं है कि हमें उस अवस्था में जाना होगा, बैठ के एकदम उस तरीके से करना होगा, देन ओनली वी आर गोइंग इनटू द ट्रांस। जो एक रेगुलर पैटर्न होता है उसके थ्रू भी हम ट्रांस में जा सकते हैं। अब जब गाइडेड मेडिटेशन की बात करते हैं, गाइडेड में कोई इंसान आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है और आप ट्रांस में जा रहे हैं। हिप्नोसिस में आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, आप ट्रांस में जा रहे हैं। कहने को दोनों सिमिलर से प्रोसेसेस हैं, अगर देखा जाए तो सिमिलर से है, राइट। बट हल्का हल्का अंदर से टेक्निकलिटीज का थोड़ा डिफरेंस होता है, दैट्स इट। क्योंकि द मेन गोल और एजेंडा फॉर मेडिटेशन यूजुअली इज टू ब्रिंग बैलेंस इन लाइफ, एक कंट्रोल लाना, शांति की तरफ जाना। हिप्नोसिस का मेन एजेंडा रहता है टू ओवरकम सर्टेन साइकोलॉजिकल इश्यूज जो जिनसे आप परेशान हैं। तो इन अप्रोचेस की वजह से दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। बट अल्टीमेटली अगर कोई डिसबैलेंस है तो उसको बैलेंस में लाने के बाद भी आपकी लाइफ को बैलेंस में ही लाना है। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि हाँ, इन दोनों का अप्रोच एक जैसी है, ट्रू, पर्पस अलग अलग हो सकता है। ट्विंस हैं लेकिन स्टिल जरूरी नहीं कि दोनों ट्विंस को सब एक जैसा ही पसंद हो। राइट, वही वाली बात हो जाती है। तो एक को गुलाब जामुन, दूसरे को एप्पल। एग्जैक्टली सर। हमने पहले बात की थी कि जब कभी भी कोई आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज करवाने के लिए आता है, वो खुद करवाना चाहता है, तभी उसके साथ हो सकता है, राइट। तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्लाइंट है जो स्मोक करता है या ड्रिंक करता है या कुछ भी और ऐसी बुरी आदत है उसकी, और उसके पेरेंट्स या उसके स्पाउस आपके पास उसको लेके आएंगे, इसकी आदत ठीक कर दो। अब कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो शायद वो आदत नहीं चेंज करना चाहता, पर फिर भी वो आदत चेंज की जा सकती है। सो इज इट पॉसिबल थ्रू हिप्नोसिस? ओके, इसमें अगर टेक्निकली बोल दूं तो नहीं, वैसे सीधा अगर आंसर दो। लेकिन क्या होगा अगर मान लो वो पेशेंट आपके पास आया है और स्पाउस सपोज वो लेकर आए उन्हें, और वो अल्कोहलिक है, आपने उनसे बातें करी, लेट्स से फर्स्ट सेशन था तो काउंसलिंग का ही हुआ, आपने बातचीत करी। अब अगर वो उस कन्विक्शन के साथ आए थे कि मुझे नहीं छोड़नी, मैं एक्टिंग कर लूंगा थेरेपिस्ट के आगे, हाँ जी सर बिल्कुल छोड़ूंगा, घर जाके फिर शुरू कर लूंगा बोतल खोल के, वो उस अप्रोच को लेकर आया आपके पास। और यूजुअल सारे पेशेंट्स इसी अप्रोच को लेकर आते हैं, जो खुद से विलिंग नहीं होते। वो बात नहीं, 1 घंटे की तो बात है, एक्टिंग कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, घर आके फिर अपनी बोतलें खुलेंगी। बट जब उसने आपसे बातें करी, अगर हमारे अंदर अब ये है, हमारे ऊपर बात नहीं आएगी कि नहीं भाई आप फेल हो गए कन्विंस करने में, नहीं, यू कैन ओनली गिव इट अ ट्राई। ये नहीं कि आप चेप ही दोगे, नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो आया है वो कन्विक्शन के साथ नहीं आया है। अब कोई शोरूम में जा रहा है गाड़ी की, अब वो तभी तो जा रहा है जब वो लेना चाहता है,
वरना वो क्यों जाएगा। राइट। तो यहाँ पर वो आपके पास आए हैं क्योंकि वो करवाना चाहते हैं, लेकिन इस केस में वो करवाना नहीं चाहते। आप बात करके कोशिश कर सकते हो, अगर वो थोड़े से ये लगता है उनको कि चल सेशन करवाने में क्या हर्ज है, कर लेते हैं, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर बातचीत करके कुछ ऐसी बातें रिसर्फेस हुई जो घर पे नहीं होती थी, फिर इनको लगा, रियलाइजेशन हुआ कि यार मुझसे तो ब्लंडर हो रहा है, मेरी तो लाइफ तबाह हो रही है, इन केस अगर ये हो जाता है, मिरेकल्स कैन हैपन। तो अगर ये हो गया है तो उसमें फिर डेफिनेटली वी कैन हेल्प देम आफ्टरवर्ड्स। लेकिन अगर वो इस कन्विक्शन के साथ आए कि मुझे ठीक नहीं होना, बात भी हो गई है, आपको यस यस बोल के चले गए, घर जाके ना ही दूसरी बार आपके पास आए ना कुछ, तो फिर क्या ही हम हेल्प करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो फिर स्पाउस लेके आए या पेरेंट्स लेके आए, वो कुछ भी जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी कि छुपके से कर दो, उनको पता ना चले, ऐसे कर दो, फोटो देख के कर दो, तो नहीं हो सकता ऐसे। क्या हिप्नोसिस को सिर्फ दूसरों पे किया जा सकता है या फिर अपने आप पे भी किया जा सकता है? क्या अपनी सेल्फ हीलिंग की जा सकती है? क्योंकि आपने शुरुआत में रेकी का नाम भी लिया, तो वो जितनी दूसरों पे की जा सकती है वो खुद पे भी की जा सकती है, सेल्फ हीलिंग होती है। तो क्या ये थेरेपी जो हम हिप्नोसिस के थ्रू करते हैं, ये दूसरों पे ही की जा सकती है या अपने आप पे भी की जा सकती है? दोनों चीजें सर, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल टूल है। तो साइकोलॉजिकल टूल केवल दूसरों की साइकोलॉजी के लिए नहीं होता, अपने लिए भी होता है, सारे साइकोलॉजिकल टूल जितने भी हैं। तो जब ये हम खुद पे करते हैं तो ये सेल्फ हिप्नोसिस या ऑटो हिप्नोसिस के नाम से हम इसको यूज करते हैं। तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने टाइगर वुड्स का एग्जांपल दिया था, टाइगर वुड्स यूज्ड टू प्रैक्टिस सेल्फ हिप्नोसिस। वो हर एक राउंड से पहले अपने सेल्फ हिप्नोसिस करता था खड़े होकर 5 मिनट की, एवरी सिंगल राउंड। उससे बड़ा गोल्फर कोई नहीं हुआ अभी तक। तो हम वहां भी इसको यूज कर सकते हैं टू एनहेंस अवर स्किल्स, राइट। और फिर दूसरों के ऊपर हम इसको यूज करते ही आ रहे हैं। तो क्या अगर हम बात करें कि सेल्फ हिप्नोसिस जब किया जाता है तो क्या प्रोसेस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है? काफी हद तक सेम है, बट कुछ टेक्निकलिटीज का डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि हिप्नोथेरेपी में क्या है कि सपोज मैं आपको ट्रांस में लेके जा रहा हूँ, तो अब आपको पता है कि चलो ही विल मैनेज एवरीथिंग, मैं बस आराम से रिलैक्स करूंगा। बट यहाँ पर जब आप सेल्फ हिप्नोसिस करते हो, अरे मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना है, उस चीज का भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमारा एक कॉन्शियस एफर्ट ज्यादा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें टेक्निकलिटीज में डिफरेंस फील होता है। एंड रिजल्ट मोर और लेस दोनों एक जैसा ही प्रोवाइड कराते हैं, बट थोड़ा टेक्निकलिटीज का डिफरेंस रहेगा। राइट। तरुण जी, अभी तक हमने बहुत कुछ समझा हिप्नोसिस को लेकर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हैंड राइटिंग के बारे में। आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी हैं, तो क्या हैंड राइटिंग को अगर हम एनालाइज करें, आप शायद सिखाते भी हैं जी, तो अगर हम हैंड राइटिंग को एनालाइज करें तो क्या उससे हम किसी की पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं? राइट, बिल्कुल जान सकते हैं। काफी सारे हैं हैंड राइटिंग में, कुछ बहुत ज्यादा बड़े एक्सपर्ट्स हैं। मैं उस बड़ा लेवल का एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो तो फॉरेंसिक हैंड राइटिंग भी चेक कर लेते हैं, क्रिमिनल्स के पर्सनालिटी को समझ लेते हैं हैंड राइटिंग के थ्रू, और डिजीजेस को निकाल लेते हैं हैंड राइटिंग के थ्रू। तो काफी इसमें ये डीप स्टडी है। तो हाँ, एक हैंड राइटिंग का अगर एक हमारे सामने एक रहता है सैंपल, तो उसके थ्रू काफी हद तक उनकी पर्सनालिटी के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि वो मेन एकदम डेप्थ में नहीं, बट हाँ मेन उनकी पर्सनालिटी ओवरऑल किस प्रकार की, वो किस प्रकार के इंसान है। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि ये इंसान जो हमारे सामने खड़ा है, अगर कुछ भी हम उसको एक टॉपिक देते हैं लिखने के लिए, तो क्या वो हम उसकी हैंड राइटिंग को देख के जान सकते हैं कि इमोशनल है या फिर इमोशंस को बिल्कुल बीच में नहीं लाता अपने काम के बीच में, वो एक फैमिली मैन है या फिर वो फैमिली को ज्यादा तवज्जो नहीं देता, वो किस किस्म का इंसान है, थोड़ा सा बता सकते हैं? राइट, अभी मैं बात कर लेता हूँ लेट्स से कि क्या वो दिल से काम करता है दिमाग से। हाँ, राइट। इमोशनल हो गए तो दिल से, लॉजिकल या प्रैक्टिकल हो गए दिमाग से, जो यूजुअल बेसिस हम कहते हैं। तो आप देखो, जब हैंड राइटिंग हम लिखते हैं तो हमारी कर्सिव हैंड राइटिंग होती है, जहाँ पे इंक्लिनेशन हमारा राइट की तरफ रहता है, हम ऐसे लिखते हैं। तो जब राइट में हमारा इंक्लिनेशन होगा, इट मीन्स द पर्सन इज इमोशनल बाय हार्ट, बाय नेचर इमोशनल है। तो जितना कर्सिव होगा उतना इमोशनल होगा। ज्यादा लेटा हुआ तो दैट इज अ डेंजर साइन। वो जो पागल हो जाते हैं, मतलब वैसा एक्चुअल पागल नहीं, वो एकदम शिद्दत वाला पागल जिसे हम कहते हैं। अगर प्यार हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है उस सिनेरियो वाले में, कहने का मतलब है वो हद से ज्यादा इमोशनल, दे आर ओवर इमोशनल। लेकिन
अगर मेरा लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड है लिखते हुए, मैं कर्सिव नहीं लिखता, मैं एंटी कर्सिव लिखता हूँ, मेरा लेफ्ट जैसे टी बना रहा हूँ मैं, टी इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ मेरा इंक्लिनेशन हो गया है, तो मैं माइंड ओरिएंटेड हूँ, तो जितना लेफ्ट में जाएगा मैं उतना ज्यादा प्रैक्टिकल होता जाऊंगा, तो वो भी खतरनाक है, ज्यादा प्रैक्टिकल होना भी खतरनाक है। अगर मैं एकदम सीधा लिखता हूँ, ना ही मैं राइट में इंक्लाइन होता ना लेफ्ट में होता, एकदम सीधा लिखता हूँ, तो मैं बैलेंस्ड हूँ। तो अगर मुझे इमोशनल होना है तो आई कैन बी इमोशनल, अगर मुझे प्रैक्टिकल होना आई कैन बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो ये तो हमारा जब थोड़ा इंक्लिनेशन हो गया हैंड राइटिंग का, ये वो हमें बता देगा। अब सपोज कोई इंसान है जो अकेला रहना पसंद करता है या ग्रुप में रहना पसंद करता है, उसको अपनी एक अकेलापन ज्यादा प्रेफरेंस उसको मिलती है और फैमिली वैमिली के साथ इतना वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, तो उसमें आप जब वो लिखता है तो जो सेंटेंसेस में जो वर्ड्स लिखे गए हैं, नॉट अल्फाबेट्स, जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो कितनी कितनी दूरी पे हैं। जो ज्यादा दूरी पे रहेंगे, जो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ रखा है लिखते लिखते, तो उसका मतलब वो है उसको अपनी प्राइवेसी बहुत ज्यादा पसंद है। एक हमारा एक प्राइवेट एक सर्कल आ जाता है ना, तो उसको पसंद है कि वो इसको इन्वेड ना करे, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को अपने से दूर रखने में ज्यादा यकीन रखता है कि स्टे अवे फ्रॉम मी। लेकिन अगर कोई चिपका चिपका के लिखेगा, तो जितना चिपका के लिखेगा वो उतना भीड़ में रहने में कंफर्टेबल है। वो टीम प्लेयर भी अच्छा है, वो फैमिली में भी सब कुछ अच्छा है, खुल के रहेगा, वो अपने दिल की बात अच्छे से कर सकता है, करेगा करेगा नहीं वो सेकेंडरी है, बट वो चांसेस है कर सकता है। लेकिन जो स्पेस ज्यादा देगा वो फिर स्पेस उसे ज्यादा चाहिए अपनी लाइफ में, और जो स्पेस कम देगा उसे अपनी लाइफ में स्पेस कम चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप एक लड़का और लड़की का रिश्ता हो रहा है तो उसकी हैंडराइटिंग से जान सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। बिल्कुल जान आते हैं केसेस इसके लिए। तो लाइक अगर आपको जैसे होता है बिजनेसेस में होता है कि क्या वो ट्रस्टवर्दी पार्टनर है मेरे लिए या नहीं, उसके लिए भी वी कैन यूज इट। पार्टनर के लिए तो अगर शादी वाली बात होती है वहां तो डेफिनेटली है, आप विवाह करने जा रहे हैं, आपका नया जीवन शुरू होने जा रहा है उस इंसान के साथ, तो वह भरोसे लायक है या नहीं जाने कैसे, या वो मेरे लिए ठीक है या नहीं, या मैं उसके लिए ठीक हूँ या नहीं, उसी दूसरे को जज क्यों करें। तो खुद का भी हमने देखना है कि क्या मेरी इनसे बनेगी या नहीं बनेगी, क्या उनकी मुझसे बनेगी या नहीं बनेगी, तो वो भी हम हैंडराइटिंग के थ्रू काफी हद तक जान सकते हैं। सर ये किस एज के बाद देखा जाता है? क्योंकि मेरे क्वेश्चन का बेस क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब एक बच्चा होता है तो उसकी हैंडराइटिंग कई बार चेंज होती है। ट्रू, राइट। स्कूल में उसे बोला जाता है बड़ा बड़ा मत लिखो, छोटा लिखो, या तो बहुत छोटा लिखते हो थोड़ा बड़ा लिखो। पेरेंट्स कहते हैं तुम्हारा क्या टी इधर जाता है और तुम्हारा जी इधर जाता है, तो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। मे बी उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तरफ वो दिमाग को दिखा रहा है, एक तरफ वो इमोशंस को भी दिखा रहा है। तो कई सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो उसे या टीचर की वजह से या अपने पेरेंट्स की वजह से करने पड़ते हैं। तो इवेंचुअली एक टाइम पर जाके उसकी हैंडराइटिंग जो है कंफर्म हो जाती है। तो कोई तो एज होती होगी जिसके बाद कहा जाता होगा कि अब इसकी हैंडराइटिंग फाइनलाइज हो चुकी है, अभी इसको एनालाइज किया जा सकता है। ऐसा कुछ होता है इसमें सर? एक सिंपल सा है, आप ये देखिए, अपने आप को स्कूल में लेके जाइए और सोचिए कि वो कौन सी क्लास थी जब मैंने लिखना शुरू करा और वो हैंडराइटिंग अभी तक वैसी है। यूजुअल बेसिस पे हमारी वो 7th 8th क्लास होती है, 9th क्लास हद से कर वो हो जाती है यूजुअल बेसिस पे। अब इसको हम एग्जामिनेशन वाली हैंडराइटिंग से कंपेयर नहीं करेंगे, तब स्ट्रेस होता है, तो वो सिचुएशन अलग है। जनरल हैंडराइटिंग हमारी 7th 8th 9th तक बन जाती है, यानी कि 13-14 साल की उम्र तक यूजुअल बेसिस पे हो जाता है, राइट। तो 12 के बाद जो हैंडराइटिंग हमारी रहेगी, तो ये मॉनिटर हमने करना है 12 से लेके 15 तक क्या वो हैंडराइटिंग सेम है। आमतौर पे सेम रहती है आमतौर पे, अगर कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट नहीं हुआ है तो। एक नॉर्मल बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो बेसिस पे 13-14 साल की उम्र तक के बाद अगर हम देखेंगे तो कांस्टेंट हमें हैंडराइटिंग देखने को मिलती है। और आप आज के ट्रेंड जानते हैं, आज के ट्रेंड में पहले हमारे टाइम में क्या होता था कि हम बुक में चैप्टर होने के बावजूद अपने खुद के नोट्स बनाते थे। ट्रू, राइट। आज का ट्रेंड क्या हो गया कि आज के लिए हर चीज जो है वो डिजिटल फॉर्म में आ गई है। ट्रू, बच्चे कॉलेज जाते हैं आईपैड लेके जाते हैं, राइट, लैपटॉप पे काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा वो टेकी हो गए हैं। तो इसलिए उनका हैंडराइटिंग की तरफ रुझान कम हो गया। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है थोड़ा बहुत लिखते हैं, पर अब उनकी अगर हम 12 से 15 की अगर हम हैंडराइटिंग देखें, कॉलेज की हैंडराइटिंग देखें, तो जमीन आसमान का फर्क आया। ट्रू, क्योंकि अब वो प्रैक्टिस ही नहीं रह गई। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एक टाइम पर आकर उनके सिग्नेचर्स डेवलप हो जाते हैं। ट्रू। सो क्या हैंडराइटिंग
को एनालाइज करना हम्म, और सिग्नेचर को एनालाइज करना, इज इट डिफरेंट, इज इट सेम? अगर डिफरेंट है तो क्या क्या पता चल सकता है, थोड़ा सा इसमें बताइए। डिफरेंस है दोनों में थोड़ा, है हैंडराइटिंग में और सिग्नेचर में। सिग्नेचर पहले हैंडराइटिंग का बताता हूँ। हैंडराइटिंग है कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, सीधी सी बात। सिग्नेचर है कि मेरा सेल्फ कंसेप्ट क्या है खुद को लेके, यानी कि मेरी सेल्फ इमेज मेरी नजरों में क्या है, वो मेरे सिग्नेचर के थ्रू पता चलेगी कि मैं अपने बारे में क्या सोच रखता हूँ। तो जो मेरे बारे में जो खुद की विचारधारा है वो मेरे सिग्नेचर से, मेरे हस्ताक्षर से आप पहचान सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे बैंकिंग सिग्नेचर है और जो नॉर्मल सिग्नेचर है उनमें डिफरेंस थोड़ा होना चाहिए, इसलिए ही कहा जाता है। अब सिग्नेचर हो गया सेल्फ आइडेंटिटी। तो मैं एक्चुअल में जैसा भी हूं रियल लाइफ में, लेकिन मैं अपने बारे में क्या इमेज रखता हूं अपनी खुद की, वो मेरे सिग्नेचर में साफ विजिबल होगी। सिंपल सा एग्जांपल जैसे मैं देता हूं, अगर मेरी हैंडराइटिंग बहुत छोटी है, सपोज अल्फाबेट्स का साइज मैं छोटा लिखता हूँ, लेकिन मेरा सिग्नेचर इज ह्यूज कंपेयरिंग टू माय हैंडराइटिंग, इसका मतलब क्या है, मेरी रियलिटी में जो भी औकात हो, मैं अपने आप को लार्जर देन लाइफ फील करता हूँ कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। मेरा खुद को कंसेप्ट ये है खुद को लेके। लेकिन अगर मेरी हैंडराइटिंग कंपेयरिंग टू माय सिग्नेचर इज बिगर और मेरा साइन छोटा है, भले ही मैं खरबपति हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को एक छोटा इंसान ही समझता हूँ, तो वो मेरी हैंडराइटिंग में दिखेगा। डाउन टू अर्थ भी कह सकते हैं, या फिर एक सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं होता कभी कभी, नहीं यार मुझसे तो नहीं होगा, नहीं मुझसे ये भी रिफ्लेक्शन कभी कभी विजिबल हो जाती है। या फिर डाउन टू अर्थ वाले में कम होगा, इस पे छुपाने वाला सीक्रेसी ज्यादा निकल कर बाहर आती है कि मैं अपने प्राइवेट सीक्रेसी नहीं दिखाना चाहता। यानी कि अगर सपोज एग्जांपल के लिए अगर हम गजनी मूवी का रेफरेंस के रूप में ले, तो वहां पे जब जो कैरेक्टर था आमिर खान का, तो जब वो झूठ बोल रहा था हीरोइन से कि मैं तो नॉर्मल हूँ, माँ के इलाज के लिए चाहिए, तो वो अपने आप को छुपा रहा था। अगर उस टाइम पे वो कुछ साइन करता है उसके सामने, हीरोइन के सामने, तो वो साइन उसके सिग्नेचर, उसे हैंडराइटिंग से अगर हम कंपेयर करते, केवल एक रेफरेंस दे रहा हूँ, तो कम छोटा निकलता, क्योंकि वो कुछ छुपा रहा है। तो इस सीक्रेसी को भी दिखाता है और खुद की सेल्फ इमेज को ये भी दिखा रहा है कि मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, मैं छोटा ही हूँ। वो ये भी हमें आंसर पता चलता है इससे। राइट। क्या किसी को हायर करते समय, अब आज की डेट में तो जितने भी रिज्यूमे होते हैं वो सारे प्रिंटेड होते हैं, ट्रू, बट एट द एंड सिग्नेचर होता है। क्या सिग्नेचर देख के ये पता चल सकता है कि ये हमारी कंपनी के लिए लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमारी कंपनी के लिए कितना अच्छा एसेट बन सकता है, या ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगा, व्हाटएवर। तो क्या ये सब चीजें उस सिग्नेचर से पता चल सकती हैं? काफी हद तक हम एक बात पता लगा सकते हैं कि सिग्नेचर को देख के कि वो इंसान अपने बारे में क्या सोचता है। अब सपोज आपने उसका सिग्नेचर पढ़ा, लेट्स से उस कैंडिडेट का नाम है राहुल, एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ। आपने जब उनका सिग्नेचर पढ़ा तो क्या राहुल वर्ड को आप पढ़ पा रहे थे? अगर आप क्लियरली राहुल वर्ड को पढ़ पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि वो इंसान जो है ट्रांसपेरेंट है, कुछ छुपाता नहीं है। तो ऑनेस्टी यहाँ सामने विजिबल हो रही है। लेकिन वो राहुल का जो सिग्नेचर है वो ऐसा है कि खिचड़ी पकी हुई है, तो मेंटल कंफ्यूजन उसमें बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाता है। तो छोटा सा मैंने एक इंडिकेटर बताया है, अगर साइन ये है कि राहुल में अपने वर्ड्स को काट रहा है, तो उसका मतलब सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज है। सेल्फ हार्मिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मतलब कि अपनी कैपेबिलिटीज को ही वो तोड़ देता है। तो एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी होगी भी उसकी खुद की, बट वो नहीं कर पाएगा, वो खुद ही इतनी गलतियां कर देगा कि बने बनाए काम को खराब कर सकता है, पॉसिबिलिटी आ जाती है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा साइन है, बहुत सिंपल भी नहीं, बट इतना सिंपल सा साइन है कि आप वर्ड को पढ़ पा रहे हैं एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल ऑल्सो, खिचड़ी सी नहीं पक रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक ट्रांसपेरेंट इंसान है, ऑनेस्टी फिर भी विजिबल है यहाँ पे ज्यादा, तो वो ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट रहेगा। अब कुछ चीजें और पूछना चाहता हूँ। सिग्नेचर में ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है एक स्ट्रोक लगाते हैं, नीचे की तरफ एक लाइन लगाते हैं जी, और ज्यादातर सिग्नेचर जो होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। क्या इसका भी कोई रेलेवेंस है? बिल्कुल सर, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वी आर एलिवेटिंग अवरसेल्फ। अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हम अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं।
तो यानी कि मेंटली जो मेरा एक एटीट्यूड है वो ये हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देता हूँ, तो अगर मेरा साइन नीचे की तरफ जा रहा है तो। और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आई एम अ वेरी मोटिवेटिंग पर्सन, मेंटली भी अपने आप को लेके। मेरे एम्बिशंस, मेरे एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हैं। अब मैंने नीचे लाइन लगाई, मैंने अपना नाम लिखा तरुण और मैंने नीचे लाइन लगाई। अगर वो लाइन मेरे वर्ड को, किसी भी एक अल्फाबेट को काट रही है तो ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है। तो वही वाली बात है कि मैं अपने पैर को कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई, तो मेरे अंदर वो इंडिकेशन आपको दिख गई। अगर लाइन है लेकिन किसी भी अल्फाबेट को कट नहीं कर रही है तो मेरे अंदर एक बिहेवियर है कि मैं खुद को सेल्फ सपोर्टिंग रूप में देख सकता हूँ। यानी कि अगर कोई मुझे मदद करने वाला नहीं है तो मैं खुद का भी शोल्डर बन सकता हूँ। तो ये स्ट्रोक का है जो नीचे की लाइन आ जाती है। और जो इंक्लिनेशन हो गया हैंडराइटिंग का, सॉरी सिग्नेचर का, अगर वो ऊपर जा रहा है तो मेरा बड़ा ये है कि एम्बिशंस हाई है, नीचे जा रहा है तो मेरा एम्बिशंस बड़े लो है, गिव अप एटीट्यूड मेरा ज्यादा है। और जो नीचे लाइन होती है, ज्यादातर मैंने देखा है कोई लोग सिंगल डॉट लगाते हैं, कुछ लोग डबल डॉट लगाते हैं, कुछ लोग 3 डॉट भी लगाते हैं रिवर्स ट्रायंगल के रूप में। थोड़ा सा उसमें भी कुछ बताइए प्लीज। अगर लाइन के नीचे डॉट है, आपने लाइन लगाई है, उसके नीचे चाहे 1 डॉट दो, चाहे 2 या 3, जितने डॉट्स हैं, मतलब ज्यादा हो गए 3 से ज्यादा, इट लुक्स ऑड। तो द पेशेंट और द सब्जेक्ट इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू और दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द वर्ल्ड, राइट, ऐसे इन सिंपल लैंग्वेज। वो दुनिया को इम्प्रेस करना चाहते हैं, ज्यादा डॉट्स लगाते हैं कि जो फैक्टा ज्यादा है और रियलिटी कुछ और निकलती है। 3 तक फिर भी ठीक है। 3 तक का ये है कि वो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम है, सेल्फ सपोर्ट सिस्टम हो गया, राइट, कि अपने वो गिरती दीवार को अपने पकड़ लिया है, तो ये वो वाला सिंबल काम करता है। बट अगर वही स्ट्रोक या लाइन के बाद अगर डॉट है तो इट इज एक्टिंग नाउ एज अ फुल स्टॉप। तो आपने टेक ऑफ लेते हुए प्लेन को रोक दिया, राइट, तो वो एक नेगेटिव इंडिकेटर है जी, ये आ जाता है। लाइन के नीचे अगर है तो इट्स पॉजिटिव अप टू अ लिमिट ऑफ 3। ट्रू। 4 का मतलब है कहीं ना कहीं वो अपने आप को ज्यादा दिखाता है, फेंकता ज्यादा है। हाँ। और अगर बाद में लगा दिया तो इसका मतलब अपने आप को जर्क दे दिया, रोक दिया। ट्रू। अब ऐसे ही कुछ और इंडिकेटर्स भी होते होंगे, जैसे मैंने कईयों के सिग्नेचर्स देखे हैं, नाम जैसे शुरू हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं किसी का, देखो गलत नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे मान लेते हैं किसी का नाम हर्ष है, एच, वो अपने सिग्नेचर में एच कहीं नहीं लाता, और अगर उसका लास्ट नेम से फॉर एग्जांपल सिंघल है, एग्जांपल ले रहे हैं, अगेन एग्जांपल, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो हर्ष सिंघल जो है उसमें ना एच आ रहा है ना एस आ रहा है, पर कुछ अजीब ही सिग्नेचर बन रहा है। या फिर अगर मान लेते हैं हर्ष सिंघल ने सिग्नेचर किए और उसमें पहले उसने ओम बनाया और उसके बाद अपने सिग्नेचर बना दी जिसमें कि एच और एस नहीं आ रहा, तो क्या इससे भी कुछ पता चलता है, ऐसा कुछ होता है? अगर वर्ड्स ओमिट किया जा रहा है, लिखा ही नहीं है, तो ये फॉरगेटफुलनेस को भी इंडिकेट कर सकता है कि फॉरगेटफुलनेस उसका बहुत ज्यादा बिहेवियर है। अगर आपने जैसे स्टार्टिंग में ओम बता दिया तो कहीं ना कहीं थोड़ा उनका रिलीजियस अप्रोच हम देख पा रहे हैं कि दे आर वे इनटू रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, तो ये एक वो हमें एक आंसर मिल गया है। बट अगर वर्ड्स को वो भूल गए हैं लिखना या हैबिट भी बना ली है, तो वो हैबिट में आ गया चीजों को भूलने का। तो आपने काम दिया, अरे शिट सॉरी सर भूल गया, अरे आपने ये नहीं करा, अरे दिमाग से निकल गया, तो वो वाला भी बिहेवियर उनका हो जाता है। और कोई ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं सिग्नेचर एनालाइजिंग में, थोड़ा सा बताइए। इसमें सर जैसे ये होता है, एक बताता हूँ मैं आपको, कई सर्कल्स में देखे होंगे आपने साइन होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में सर्कल बनाया, देन हम साइन करते हैं, कुछ लोग साइन करके पूरा सर्कल बना देते हैं, अलग अलग साइंस होते हैं। अगर आपका सर्कल जैसे पूरे अल्फाबेट पे आ रहा है, मतलब पूरे सिग्नेचर पे आ रहा है मीन टू से, तो अगेन आपने अपने आप को रोक दिया, तो यू हैव कन्फाइंड योरसेल्फ इन दैट स्मॉल स्पेस। तो यानी कि आप अपने आप को कभी बढ़ने ही नहीं देते, अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं आते। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग में भी है थोड़ा सा और फिर आपका बाहर जा रहा है, तो दैट्स ओके, दैट्स स्टिल ओके, वो नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, बट दैट्स ओके, गलत नहीं है उसमें कुछ इतना कि हाँ हल्का सा बनाया। मेक श्योर वो सर्कल ओपन रहे। अगर आपने हर्ष की मैं बात करता हूँ, सपोज स्टार्टिंग में हर्ष ने सर्कल सा बनाया एच सर्कल के अंदर, बाद में ARSH बाहर है, लेकिन एच सर्कल के अंदर है, अब यहाँ पर ये सर्कल के अंदर आ गया, तो अगेन उनकी जो बिहेवियर है, वो मेंटल एटीट्यूड है, वो वैसा ही है, अपने आप को कन्फाइन कर देते हैं, ग्रो नहीं होने देते। हाँ, दूसरे के मुकाबले जो पूरा सर्कल में करता था उसके मुकाबले कम बिहेवियर है,
बट सिमिलैरिटीज तो आ गई। बट अगर सेमी ओपन सर्कल है तो उसका मतलब है कि अपने आप को अगर सिचुएशन में आ भी जाते तो ये वहां से बाहर निकाल लेते हैं अपने आप को। एक दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा है। जी जी जी। आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत टाइम ना ना कोई बात नहीं, प्लीज। सवाल ये आ रहा है, आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे पेन है, सो ऐसा कोई स्पेसिफिक पेन होता है जो हमें सिग्नेचर में यूज करना चाहिए? एक तो अब देखो कंपनी का तो मैं नाम नहीं लूंगा, कोई नहीं, स्पेसिफिक I'm कंपनी। talking about कि जेल पेन, बॉल पेन या फिर फाउंटेन पेन, क्योंकि पहले तो फाउंटेन पेन हुआ करते थे। तो कोई ऐसा होता है कि इस आपने जब कोर्स किया हो या फिर आप जो कोर्स करवाते हैं, कोई स्पेसिफिक कहते हैं कि अगर आप अपने सिग्नेचर्स डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं अभी नए नए, तो आपको ये पेन यूज करना चाहिए, दिस इज गुड फॉर यू, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होता है? हमें बॉल पेन को तो इनिशियली अवॉइड करना चाहिए अगर हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर बनाना है तो। अगर बॉल पेन हम यूज करना चाहते हैं तो वो एक मोटे उसके निप होने चाहिए, टिप सॉरी, उसके मोटे टिप होने चाहिए, उसके साथ हम उसको बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फाउंटेन पेन तो बेस्ट है, वो तो बेस्ट है, क्योंकि फाउंटेन पेन में क्या है कि वो उसमें एक अलग ही स्टाइल आ जाता है, तो वो क्रिएटिविटी को आपकी निकाल देगा बाहर, ना चाहते हुए भी। अरे वाह, क्योंकि फाउंटेन पेन आई डोंट थिंक सो बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आई मतलब अज्यूम कर रहा हूँ, राइट, तो उनको नहीं पता। तो फाउंटेन पेन आपको इंक प्लॉट पे डालना है, इंक सक इन करना है, और फिर मेक श्योर कि आपको अपने ऊपर ना कर दे, वरना सारी इंक इंक हो जाती है। आप साइड में कर रहे हैं, फिर वो इंक आ रही है, देन यू आर राइटिंग, तो उसका प्लेजर ही अलग निकल के बाहर आता है। और उसी प्लेजर के साथ व्हेन यू आर पुटिंग अ सिग्नेचर, तो वो उस इमोशन के साथ आता है। तो फाउंटेन पेन को तो अनबीटेबल है, बट सेकेंडरी अगर आएगा तो आई विल रिकमेंड अ जेल पेन, एंड देन थर्ड में बॉल पेन को दूंगा। ओके, और कुछ स्पेसिफिक बताना चाहें कि अगर आप अपने लक को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या ऐसा कुछ, क्योंकि रेमेडीज बहुत सारी होती है, आपने देखा होगा कि आप यहाँ पर इत्र लगाइए तो आपका शुक्र प्लैनेट पर अच्छा होता है, और भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। तो क्या इस हैंडराइटिंग एनालिसिस में कोई रेमेडीज होती हैं जिससे कि हमारा लक बढ़िया हो सके? एक से लक का तो नहीं, बट मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल बात बोलूंगा जी। ऐसे जो ये हैंडराइटिंग एनालिसिस हम करते हैं, ये लैटिन स्क्रिप्चर्स पे हो रही है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर हो रही है, तो हम ये रूल हिंदी भाषा पे या फिर देवनागरी भाषा पे, लिपि पे नहीं डालेंगे। बट अभी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई मीन टू से, हम हैंडराइटिंग के इस रूल को थोड़ी देर के लिए एक बार अपनी भाषा पे डाल देते हैं, राइट? अभी के लिए समझने के लिए मैं हिंदी को दे रहा हूं, तो हिंदी में जो यानी कि देवनागरी स्क्रिप्ट, अभी के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट की बात हो रही है। अब आप देखो, अगर मैं हिंदी लिखता हूं, क सीधा आ रहा है, ख सीधा आ रहा है, ग सीधा आ रहा है, घ सीधा आ रहा है। हमारे इस लिपि में कर्सिव का स्कोप नहीं है, बीच में आ गया ना, तो बीच में क्या आया? बैलेंस आ गया। अनेकों सभ्यता आई, खत्म हो गई, हम अभी भी यही हैं, राइट, एंड वी आर ग्रोइंग, राइट। हम एक टाइम पे नंबर 1 थे, कोई बात नहीं, बट अगेन वी आर ग्रोइंग, राइट। तो एक पॉसिबिलिटी है, हम अगर उस, फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन आई मीन टू से, अगर हम उसी चीज को अपनी भाषा से डालते हैं, तो यानी कि हमसे तो लॉजिकल और बैलेंस इंसान तो धरती पे कोई है नहीं, राइट, क्योंकि हम हर चीज का तर्क वितर्क देखते हैं, तभी तो वी हैव सर्वाइव्ड फॉर सो लॉन्ग, राइट। वर्ल्ड में बता दो कौन सी ऐसी एंशिएंट सिविलाइजेशन है जो सर्वाइव कर गई? वी आर द ओनली वंस हु हैव सर्वाइव्ड, राइट, एंड स्टिल सर्वाइविंग एंड ग्रोइंग, नॉट ओनली सर्वाइविंग, वी आर ग्रोइंग, वी आर एक्सपेंडिंग। तो ये एक रूल है, अगर हमने लाइफ को किसी भी क्राइसिस में अगर हम हैं एंड वी वांट टू ब्रिंग अ स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी तभी आएगी जब कंट्रोल आएगा। लक तब आता है व्हेन यू आर फोकस्ड, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, तो ब्रेवरी तब आती है व्हेन यू हैव डन ऑल द कैलकुलेशंस, तो उसके लिए स्ट्रेट माइंड होना जरूरी है। अभी आपने जो बात बोली उसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है ये कितना सही है कितना गलत है। आपने बताया कि देवनागरी में सब कुछ सीधा लिखा जाता है, उसकी कुछ मात्राएं होती हैं जो लेफ्ट की तरफ जाती हैं, कुछ होती हैं जो राइट की तरफ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस इमोशंस और जो दिमाग की बात होती है, उन दोनों को भी साथ में इंक्लाइन करता है, और कहीं ना कहीं हमें दिमाग से सोच भी हमारी बताता है, हमारे इमोशंस बताता है, तभी तो हमारी कविताएं भी बनती हैं। शायद मैं
मे बी मेरी थिंकिंग गलत भी हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके बैलेंस के साथ साथ आपके इमोशंस और आपका दिमाग दोनों के दोनों उसमें नजर आते हैं। बिल्कुल आते हैं सर। तो वो आपने बात बिल्कुल सही बोली कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एक रिदम होती है कि हाँ आप या तो लेफ्ट की तरफ जाते हैं या राइट की तरफ जाते हैं या सीधा जाते हैं, बट ओवर हियर वी हैव एवरीथिंग इन अ पैटर्न। तो अगर वो देखा जाए तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। बट द चैलेंज इज के बैंकिंग में अगर आप हिंदी में सिग्नेचर करते हैं तो फिर वो एक आपसे स्टेटमेंट लेते हैं कि ये आप ही की सिग्नेचर हैं और आप इसमें क्या हाँ, करते हैं। हाँ। ये थोड़ा सा एक चैलेंज है। तभी है ना, हिंद अपना बैंकिंग साइन एक अलग होना चाहिए और एक पब्लिक साइन हमारा अलग होना चाहिए। वी शुड नेवर हैव वन साइन फॉर ऑल द प्लेसेस। एक लेमैन के लिए भी मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि आप सेलिब्रिटी है तो ही ये रूल आप पे अप्लाई करेगा, हर एक कॉमन इंसान के ऊपर ये रूल अप्लाई करेगा, क्योंकि वो एक पर्सनल मैटर हो गया फाइनेंस हमारा। तो वो वाली आइडेंटिटी सिर्फ हमारी तक रहे तो अच्छा है। राइट, करेक्ट करेक्ट। ठीक है सर, बहुत मजा आया आज बात करके। जी। आज हिप्नोसिस के बारे में जाना, हैंडराइटिंग एनालिसिस के बारे में जाना, सिग्नेचर्स के बारे में जाना, और यहाँ तक जाना कि हम अगर किसी को हायर कर रहे हैं या किसी को हम अगर कोई अपना करियर शुरू कर रहा है तो वो अपनी हैंडराइटिंग से अपने आप को भी समझ सकता है, दूसरों को समझ सकता है और ये देख सकता है कि कैसे दोस्त मेरी किटी में होने चाहिए, कैसे दोस्त नहीं होने चाहिए, किन से मेरा रिलेशन आगे बढ़ सकता है, किन के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी होगी, किन के साथ नहीं होगी। हमने हिप्नोथेरेपी से जाना कि हम क्या-क्या पॉसिबिलिटी समझ सकते हैं कि हो सकती हैं, और बहुत कुछ जाना हमने। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और मेरे को उम्मीद है कि आप सबने आज की शाम की कड़क चाय बहुत एंजॉय की होगी। ऐसे ही कड़क चाय आप उसकी चुस्कियाँ लगाते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।